चलिए, इंटीग्रेशन का दौर थोड़ा सा खत्म हुआ, अब आते हैं इंटीग्रेशन में नया टॉपिक लेके, जो है निश्चित समाकलन। निश्चित नाम से स्पष्ट है अब निश्चित समाकलन, क्योंकि समाकलन वो दो तरीके से होता है। एक अनिश्चित होता है, समाकलन के बारे में हमने जाना है कि जो समाकलन होता है दो टाइप का होता है। एक होता है आपका अनिश्चित, दूसरा होता है निश्चित। तो हमने अनिश्चित पढ़ रखा है, ठीक है। इसके पहले के सारे वीडियो जो है हमने निश्चित का ही बताया है, जिसमें बहुत सारे नियम आपने पढ़ा, ठीक। आज हम पढ़ते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब जो निश्चित ही ना हो किसी भी टर्म का, ठीक है। हमें जाना है, कहाँ जाना नहीं पता, हमें काम करना, कहाँ करना, क्या करना, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए निश्चित हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, लेकिन इसमें बाउंड्री फिक्स होती है। मान लिया कि एक्सिस कोई हमारे पास है, कोई भी कर्व हमारे पास इस तरह से है, ठीक है, और वह कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी तक के लिए इसका थोड़ा सा स्ट्रिप ds या dx हो गया, ठीक है, ले लिया जाता है, जिसके माध्यम से इसका एरिया भी निकाल दिया जाता है। तो ये जो कहाँ से कहाँ तक के लिए जो बात आती है, यही हमारे पास डेफिनिट को बताता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि डेफिनिट में क्या क्या रूल हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ, जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है और ये हमें पढ़ना है। चलिए आते हैं कुछ फार्मूलों पर, जिसके बारे में डेफिनिट इंटीग्रल कुछ कहता है। इनका सम होता है डेफिनिट इंटीग्रल का, कि बहुत सारे सम हो तो कैसे वैल्यू सॉल्व होगा। पहले इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डेफिनिट के रूप में, फिर सम जब आएगा फिर सम के बारे में भी जिक्र करेंगे। उसके लिए मैंने बीएससी के टर्म्स में मैंने एक वीडियो बना के रखा है सिर्फ डेफिनिट इंटीग्रल का, क्योंकि बीएससी में वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आए थे, और आपके एग्जाम में भी क्लास 12th में भी कुछ टर्म्स हैं उसके जो लास्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं, वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, तो बीएससी कर रहा हूँ, तो जो है डेफिनिट इंटीग्रल में क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको देखते हैं, निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ टी, मतलब कि जो भी चर संख्या है, चर में डायरेक्टली हम बदल सकते हैं। अगर x है तो y में लिख सकते हैं, y में है तो थीटा में कर सकते हैं। तो जैसे x है, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होगी तब, ठीक है। अगर आप जो है दिया गया सेकंड a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस होगा और ये लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, a टू b था, यहाँ से b टू a हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तीसरा कहता है a टू b एफ एक्स डी एक्स जो है, अगर उसको तोड़ते हैं, सपोज इसको हम पेन लिए हैं, इसको तोड़े, ठीक है, तो यहाँ तक का डेफिनिट एरिया अलग हो गया, यहाँ तक का डेफिनिट एरिया अलग हो गया, एक भाग में टूटा। इसको कई भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक भाग में पहले टूटा, एक बार तोड़े तो दो भाग में बट जाएगा। तो a टू c, देखो ऐसे है ना, देखो ए बी, पहले ए पेन था पूरा ए बी है ना, टूटा तो ए कहाँ से टूटा, कहीं से टूटा ना, तो इसको सी पॉइंट ले लो, तो ए से सी तक, फिर सी से बी तक, देखो यही मैंने किया है, ए से सी, सी से बी, ठीक। अब उसी को कई भागों में तोड़ दो, ए टू बी के लिए ए से सी वन में टूटा, सी वन से सी टू में, सी टू से सी थ्री, सी फोर, सी फाइव डॉट डॉट सी एन से बी तक। भाग तो उतना ही लिमिट है, एरिया वही है, उसमें 4-10 मेड़ी बना लो। खेत देखते हो ना आप लोग, कोई भी खेत है, दो भाग में टूटा, ए सी बी, तो ए से सी से बी हो गया। अब देखो कई भाग में टूट रहा है, 1 2 3 4 5, कई सारा बी तक। तो ए से टूटा कहाँ तक, C1 से C2, C3, C4, C5, Cn। तो A से C1 से C2 से C3 डॉट 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 Cn से Cb, देखो एक भाग में टूट रहा। तो यही एक एक कड़ी जो हम लेते हैं और उसको हम अलग से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ 4 के बारे में बात करते हैं। 4 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी लिमिट इस तरह से है a टू b के लिए एफ एक्स डी एक्स, तो वह इस तरह से भी टर्म दे सकता है, दोनों लिमिट का सम और माइनस फंक्शन में जो वैल्यू होती है, यह भी गुणधर्म होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर हम अगली बात करें
तो यह भी होता है कि अगर आपके पास टर्म इस तरह से दे दिया गया हो, पांचवा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो ये बदल देता है 0 to a, अपर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a माइनस एक्स डी एक्स। एक्चुअली जीरो भी होता है, अगर जीरो हुआ तो मेन लिमिट यही होती है। ठीक है, 0 से π/2 हो गया। तो यहाँ एक स्थान पे कोई भी एंगल दे दिया जाता है या फिर कुछ भी रहे। ठीक, नेक्स्ट 6, अगर लिमिट आपके पास इस तरह से हो कि 0 से 2a दे दिया गया हो तो भी यह बदल जाता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, 0 to 2a। ठीक है, 2a है ना, a तक जाएगा और इसको हम लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a 2a माइनस एक्स एफ के साथ डी एक्स भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से है वैल्यू आपके पास 7, 0 to 2a एफ एक्स है तो दो कंडीशन देता है, दो कंडीशन। इन दोनों कंडीशन पे हम क्या कहेंगे बाबू कि पहला कंडीशन हमारे पास देता है कि 2 टाइम्स में यह बदल जाता है 0 से a। क्यों? देखो अब यहाँ से 2 गायब हो रहा है ना यहाँ पे, तो रीजन क्या होता है बाबू, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिवाइड हुआ है, तभी तो जो 2 आपका मल्टीपल में था वो किस में हो गया, मल्टीपल इसके साथ आ गया, यहाँ मल्टीपल हट गया, डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ मल्टीपल करेंगे तो यहाँ डिवाइड। ठीक, ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, यदि f2a माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर हो तभी यह कंडीशन अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, अगर 0 होगा ये पूरा, यदि f2a x इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिल रहा हो, ठीक है, यह जो है लिमिट से सब्ट्रैक्ट करने पर इसमें क्या मिल रहा हो, माइनस एफ एक्स। ठीक, तब यह इसकी वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मान लो लिमिट आपकी इस तरह से हो गई कि एक प्लस में हो गई 7, 8, 0 से माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स हो गया हो। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स हो, तब लिमिट क्या होती है अबू, बदलती है। ठीक है, अरे a में हो, a/2 में हो, अगर मान लो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, a/2 में बदल जाता है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। तो यह लिमिट जो है 0 से a में होता है माइनस a, तो यहाँ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ एफ एक्स डी एक्स ही रहता है। लेकिन कंडीशन क्या कहता है कि यदि f एक सम फलन है, ठीक है, अर्थात f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक, 0 होगा यदि f एक विषम फलन है। ठीक है, विषम का मतलब समझ रहे हो कि इधर भी माइनस टर्म आए, इधर एक चीज़ ध्यान देना, ये f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मिले और ये आपका माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, सॉरी माइनस एक्स हो और ये उल्टा लिख दिया मैं, पहले इसको लिखना था, यही सेम ही चीज़ है, माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स दे दे। ठीक, तो जो है वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इतने रूल आपके दिमाग में भरे होने चाहिए और आते रहना चाहिए। ठीक है, तभी जो है डेफिनेट इंटीग्रल आप जो है
आराम से शांति से लगा सकते हैं। चलिए इससे क्वेश्चन आए हुए देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपकी वही क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन का यह कलेक्शन है। ठीक, यह वीडियो। आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनिट, देखो मैंने अभी आपसे बताया था कि जब कभी हम यूज करेंगे डेफिनिट के लिए तो एक टर्म इस तरह से होगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे मान लो सपोज दैट यक्स हो गया dx, तो यक्स को हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और यह लिमिट जो है पहले अपर लिमिट रखी जाती है b और फिर माइनस लोअर लिमिट होता है। तो डेफिनिट इंटीग्रल इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस c का यूज नहीं करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट मिलती है, जो भी वैल्यू मिलेगी वह एग्जैक्ट मिलती है। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है। छोटे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 2 नंबर से 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है 0 to 1 x e पावर x dx। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हमने जो है जल्दी इंटीग्रेशन ख़त्म किया है, पहले इंटीग्रेशन ही हम सॉल्व करेंगे। 0 to 1 x e पावर x dx। ठीक, ये दिया है ना। अब तो पहले इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इसको लेंगे। क्या होगा, टोटल लिमिट लगा लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस टोटल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1, थोड़ा शार्ट कर सकते हैं ना, x दूसरे का इंटीग्रेशन dx टोटल का, और 0 to 1 x e टू द पावर x माइनस इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू e के पावर x 0 to 1। पहले अपर लिमिट 1 e पावर 1 माइनस e पावर 0 नहीं 1, पहले 1 फिर लोअर लिमिट माइनस 1 e पावर x, ठीक है, माइनस e पावर 0, ये भी 0 और ये भी 0, लोअर लिमिट की बात। ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया e माइनस e, और ये क्या हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना, इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था, ए का मान निकालिए। 2013 में पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है यदि 1 to a लिमिट हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू 11, तो a का मान ज्ञात करिए। पूछ रहा है बाबू a का मान ज्ञात करिए। देन फाइंड a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो डेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बाबू, सॉल्यूशन करते हैं। 1 to a 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 dx इजकल टू 11 है। इस तरफ सॉल्व करते हैं। 1 to a 3x स्क्वायर dx सबको अलग कर ले रहा हूँ। 1 to a x dx 1 to a 1 dx इजकल टू 11। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3x क्यूब बाई 3 प्लस, अब ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to a प्लस 1 का सिर्फ x और 1 to a इक्वल टू 11। देखना अब ये देखो 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट इस पर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस 1
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे फिर ए स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे लोअर लिमिट पे -1, अपर लिमिट पे सिर्फ ए, लोअर लिमिट पे फिर -1 इक्वल टू 11। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए 1 2 3 और माइनस इधर हो जाएगा 11 में से 11 3 14 हो जाएगा, तो -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछ रहा है, देखो इतना बड़ा इक्वेशन मिल गया। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए जो है आपको थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं कि किसके लिए वैल्यू जो है शेषफल प्रमेय का यूज यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर्स थ्योरम का, नहीं तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो पहले कौन सी वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट मिलता है उस कांस्टेंट को हम फैक्टर करते हैं और जो सबसे छोटा होता है उसे हम एक फैक्टर बना लेते हैं, ठीक है। ए की कोई एक वैल्यू भी आ जाए तो भी हमारे पास आंसर हो जाएगा। 14 का फैक्टर करेंगे 2 7 7 1, 1 भी हमारे पास हो सकता है तो 1 रखने पे मिलेगा, नहीं मिलने की संभावना कहीं दिख रहा है। 2 रखने पे शायद मिल जाए 8, फिर 4, फिर 2, 8 या 12 2 14, तो ये इसको 0 कर रहा है, तो x a इक्वल टू 2 पे वैल्यू हमें मिल रहा है, यानी a -2 इसका फैक्टर होगा। तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर a -14 इक्वल टू 0। तब देखो यहाँ पावर 3 के लिए ही ज़्यादातर यह फार्मूला यूज किया जाता है। यहाँ एक फैक्टर है कौन, a -2, तो उसको 3 बार लिख लो। 3 बार ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर मैक्सिमम है, 3 मैक्सिमम पावर 3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर लाना है तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिखते रहो ए क्यूब माइनस क्या मिलेगा, यहाँ देखो -2a स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर लाना है तो यहाँ क्या करें हम +3 कर दें और a कर दें, 3a स्क्वायर, ये भी आ गया, ये भी आ गया। यहाँ पे जगह -6a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -6 नहीं है, +6 चाहिए, +a चाहिए, तो +7a कर दो, तो +7a -14 इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करने में देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए क्यूब आ रहा है, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 14 माइनस आपका बचा हुआ है। अब एक काम करो, मतलब कि इसको हमने इसमें तोड़ा और इसको इसमें तोड़ दिया, सब में ये कॉमन ले लिया, तो ये -2 सब में कॉमन ले, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 2 आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर से हमें मतलब होना चाहिए था। बाकी जो है यह वैल्यू अगर हमारे पास वास्तविक वैल्यू दे रहा है तो वैल्यू हो सकता है, अगर वास्तविक यहाँ नहीं हुआ तो आंसर नहीं होगा। ट्राई कर लेते हैं, ए स्क्वायर है तो फैक्टर बन भी नहीं रहा है, तो फैक्टर बन नहीं रहा है तो क्या होगा, ये वैल्यू इसके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, जो वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेट 1 to √3 tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx, ठीक है। यह क्वेश्चन है 2012 में आया हुआ था, ये 2013 क्वेश्चन था, 2013 का, ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक। काम इंटीग्रेशन वाला ही करेंगे। अब देखो लिमिट बदलना, अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसको करते हैं तो लिमिट बदल जाता है, तो लिमिट कैसे बदलने का ये भी हम आपको सिखाते हैं। तो देखिएगा कि कैसे बदल रहा है लिमिट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक चीज़ सिखाएगा अलग, ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो। चलिए अब पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई क्या dt। तो
इतना हो गया। अब देखो क्या होगा, लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट कैसे सेट होगा। वन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इक्वल टू टी। ये किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो जब 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। अब यहाँ पे आ जाओ तो tan दूसरे पे, ठीक है, tan इनवर्स √3 इक्वल टू टी। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3, 60 की वैल्यू होती है ना √3 tan में। तो ये क्या हो जाएगा, π/3। तो लिमिट चेंज हो गया। अब फायदा लिमिट इसमें यही होता है कि अगर हमने कुछ माना है फिर t को x में करने की जरूरत नहीं है अगर लिमिट चेंज कर दी है आप, ठीक है। ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू होगी dt और इसकी वैल्यू होगी t, तो t dt मिल गया, कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अब t का कितना होता है, t²/2, लिमिट लगाओ π/4 टू π/3। अब यहाँ t को जो है x में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा अगर लिमिट चेंज कर दिए हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आया था तो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं। अभी क्या करेंगे, अपर लिमिट 1/2 बाहर, π/3 का स्क्वायर, π², चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करो इसको। 1/2 π²/9 π²/4, नहीं 4 का 16, ठीक। ये हो जाएगा 1 π²/2, 16 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 16, 16 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 7, तो 7/144, ठीक है। ये हो जाएगा 7 π² अपन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 करने 2, ये आंसर होना चाहिए 7, ठीक है। ये आपका आया था 2012 में, ठीक। हाँ नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। फोर आपका है 2017 में पूछा गया है। 0 to π/2 log tan x dx का मान बताइए। log tan x dx का मान 2017, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, log tan x को जो है आप जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिनका इंटीग्रेशन करने में समस्या क्रिएट होने लगे तो आपको जो है उसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। I इक्वल टू लेट कर लो π/2 log tan x, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें जो है अप्लाई कर दो प्रॉपर्टी जो लगाए थे, अभी हमने जो सीखा है कि अपर लिमिट में से x घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0 to π/2 log tan का cot x हो जाएगा। ABI बराबर ABI दोनों को ऐड कर लो तो 2i 0 to π/2 ऐड होगा तो दोनों का मल्टीपल 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, log tan x log cot x। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि जब दोनों फलन log में ही हो तो दोनों मल्टीपल में हो जाया करते हैं, और इसकी वैल्यू हो गई 1 dx, यहाँ भी नहीं लिखा।
अब वैल्यू कितनी हो गई, log 1। log 1 की वैल्यू हो गई 0, तो 2i = 0, i = ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे चीज़ आपका फार्मूला होता है, वो log a + log b बराबर log ab, इस फार्मूले का यूज किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, समझ में आया? ये आपका गिवन है 2020 में 0 to π/2 sin पावर 4x अपान sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मान ज्ञात करिए। सिर्फ मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है, तब कैसे लगेगा? ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ भी इसी तरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। अब देखो दिया है तो उसको भाई पहले लिखना ही पड़ेगा। i के बराबर मान लो sin पावर 4x cos पावर 4x dx, इक्वेशन फर्स्ट बनाओ इसको। ठीक है, अब इसमें π/2 को इंक्लूड कर दो, तो π/2 माइनस x साइन π/2 माइनस x cos पावर 4 π/2 माइनस x dx, ये कर सकते हैं। रूल बताया था मैंने, कौन सा रूल? a to b f(x) अगर आपके पास मिल गया हो 0 to a, तब मैंने आपको बताया था कि यह 0 to a जो है fa माइनस x dx के बराबर होगा। बताया था कि नहीं बताया था? अभी जो खुद लिखाया हूँ, आज ही बताया हूँ। ठीक है, चैप्टर शुरू होने से पहले ही। तो साइन π/2 माइनस क्या हो जाएगा, cos पावर 4x, ये भी cos में बदल जाएगा, पावर आपका वही रहेगा, एंगल भी वही रहेगा, बस टर्म चेंज हो जाएंगे, 4x dx। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। यह भी i के बराबर हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन इसको 2 बनाओ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 2i 0 से π/2 दोनों में सेम, इसमें भी सेम। साइन पावर 4 x cos पावर 4 अपान साइन पावर 4x cos पावर 4x, कट गया, dx मिला, π/2 1 dx हो गया। 2i = x 0 to π/2 π/2 माइनस 0। ठीक है, तो i की वैल्यू π/2 इंटू 1/2 = π/4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल भी आपका आसान टॉपिक होता है, यह कठिन बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप आसानी से सीख रहे हैं तो आसान लगेगा, टफ बना के आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो टफ ही लगेगा और बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। काफ़ी बच्चे BSc में आते हैं, कहते हैं सर जी ये समझ में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 की बात करते हैं। ये 2020 में आया था। 2020 में 2.5 नंबर का क्वेश्चन था। ये किसी क्वेश्चन के साथ आया था लग के, और अगला क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है 2.5 नंबर का, शायद दोनों साथ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
6 के बारे में जो है चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है आपका इंटीग्रेट 0 to a रूट x प्लस रूट a माइनस x dx। यह भी जो है 2020 में पूछा गया है आपसे 2020 में पूछा गया है, ठीक है। और कितने नंबर का आया था? 2.5। अरे वाह क्या बात है, इतना छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है बाबू आपका। अच्छा पिछला वाला भी 5 नंबर में था। अच्छा स्टेप वाइज नंबर मिला हुआ है। सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग स्टेप वाइज काम करेंगे नंबर पाने के लिए। नंबर भी पाना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको आई मान लो, ठीक है। जीरो टू a। अब एक काम करो, a माइनस एक्स कर दो, अपर लिमिट से सेपरेट कर दो। a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स में ही खाली करना है और कहीं नहीं करना है। यहाँ तो कैंसिल होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ये टोटल आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये दूसरा मिला हमें, अंडर रूट a माइनस एक्स अपान अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये बन गया 2। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i इक्वल टू 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपान अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। देखो दोनों सेम है, कैंसिल। मिला क्या? 2i इक्वल टू 0 to a 1 डी एक्स। देखो देख लो भाई क्या आया, 2i 0 to a 1 डी एक्स आ गया। 1 को जो है इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? x 0 to a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल टू a आया तो i इक्वल टू a बाई 2 आ गया। ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, तो ए मिल गया आपका, दिया 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो सॉल्व हमें कैसे करना, अब सॉल्व इंटीग्रेशन की तरह ही करना है। इंटीग्रेशन आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल आपका कुछ नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है। डेफिनेट इंटीग्रल सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है, निश्चित समाकलन सिर्फ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तभी लगाओगे जब इंटीग्रेशन आएगा, और उसके लिए मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा बूस्टर क्लास का, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया है, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। डिफरेंशियल का जो सीमा सत्ता में कंप्लीट जो है डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी में मैंने सारा कवर कर रखा है, ठीक है। आप लोग देखिए समझ में आएगा। सारा आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन है, सीबीएसई बोर्ड से हो यूपी बोर्ड से हो, दोनों बोर्ड सेम ही हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, गिवन है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट x इक्वल टू tan थीटा। अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, tan थीटा मैंने लिख दिया, तो tan थीटा लिख दिया तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हो गया ना ये वैल्यू। अब क्या हो गया? दिक्कत होगी ना थोड़ी सी, हाँ। लिमिट की अगर हम बात करेंगे तो 0 होगा अगर यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो पाई बाई 0 पे tan की किसकी वैल्यू 0 होती है?
tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 1 की वैल्यू π/4, x इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू π/4। ठीक है, वैल्यू रख दो 0 टू π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx। ठीक है, साइन इनवर्स इस पे क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा dx 0 टू π/4 2 थीटा dx। ये हो जाएगा 0 टू π/4, 2 बाहर, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x dx। अब देखो tan इनवर्स आ गया, अब क्या होगा, हाँ क्या किया जाए, अरे भाई tan का जो इंटीग्रेशन हम करते आए हैं वही करेंगे, कुछ भी इसमें अलग नहीं होगा। ठीक है, अरे एक चीज़ तो यहाँ गड़बड़ कर दिया, वैल्यू इसका लिखा नहीं मैंने, x dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा। ठीक है, dx बदलेगा थीटा में, तो सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, यहाँ भी हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा दी थीटा। तो अभी वैल्यू थीटा में ही रहने दो तब। अच्छा, लिमिट चेंज कर दिए तब फिर जो इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो और कुछ होगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा के अलावा और कुछ बच रहा है नहीं ना, 0 टू π/4 है, तब तो आसान है। ये एंगल में मैंने देखो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, ए फर्स्ट लो, ए सेकेंड लो, 2 बाहर करो तो क्या मिलेगा बाबू, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का tan थीटा, ठीक है, थीटा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेट डी अपन डी थीटा थीटा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है, खंडशः समाकलन अप्लाई कर दो, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत यह टूट जाएगा 2 पदों में। ठीक है, तो लिमिट टोटल पे हम बना लें, 0 टू π/4 2 थीटा tan थीटा 1 हो गया सेक स्क्वायर का tan थीटा दी थीटा 0 टू π/4 2 थीटा tan थीटा। अब बताओ tan थीटा का कितना होगा, log सेक थीटा होता है ना log, हाँ cos होता है, माइनस में लेंगे तो माइनस करेंगे तो cos आएगा, प्लस लेंगे तो, अगर माइनस मतलब यहाँ प्लस करना है तब, ठीक है, माइनस log cos x भी होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, अच्छा, इंटीग्रेट tan x dx का हो जाएगा माइनस log cos x। ठीक है, 2 थीटा tan थीटा, ओ वैल्यू तो आ गई है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट
π/4, tan π/4 की वैल्यू 1, log cos π/4 की वैल्यू 1/√2, 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो गया। ये आ गया 2 2 जा π/2 प्लस मान लो रूट में 1 भी है तो 1/2, और 2 इधर आया कैंसिल, log 1/2 या π/2 प्लस log 2 माइनस में हो जाएगा, log 1 माइनस log 2 इसको लिख सकते हैं, तो log 1 की वैल्यू 0, log 2/2 हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो आंसर हमारा log 2 में आंसर हो जाएगा, या 1/2 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, की अगर हम बात करें अबू, तो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो रहा है। ये 2018 में पूछा गया है। ये रूट कैसे हटा? अरे भाई पावर होता है, लॉग, ये पावर जो हटाया है मैंने, log n पावर m की वैल्यू m log n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये 1/2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 2018 में पूछा गया है। 0 to infinity log x प्लस 1/x dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर का मान ज्ञात करिए 2018। ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। अब क्या किया जाए? ठीक है, जिसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लें। देखो क्वेश्चन में पहले डेफिनेट के बारे में सोचा करो कि इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अगर इंटीग्रेट हो गया तो डेफिनेट भी सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर इंटीग्रेट नहीं हुआ तो डेफिनेट भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक, चलो, हाँ तो पुट करें कुछ, x यहाँ पे है, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। tan x का फार्मूला होता है, और यह हिंट, ये हिंट देता है। ठीक है, 0 to infinity log x 1/x dx 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x का 1 प्लस है, डिफ्रेंसिएशन है, अब ये इंटीग्रेशन नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो गई dt। ठीक है, लिमिट x इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, tan 0 वैल्यू 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू π/2, 90 की वैल्यू होती है 10। तो लिमिट चेंज हो गया 0 to π/2 log tan x प्लस 1/tan x। अच्छा x में है तो क्या लिया हूँ, tan, ये क्या कर दिया मैं, tan x इक्वल टू tan थीटा लेना था, उल्टा कर दिया मैं। x इक्वल टू tan t मानना था। ठीक है, x इक्वल टू tan t,
डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी डी टी। तो लिमिट की बात करें अगर x इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू भी 0, x इक्वल टू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू π/2, π/2। ठीक है, t की वैल्यू कितनी हो गई बाबू? π/2। ठीक है, अब वैल्यू रख दो 0 to π/2 log tan t 1/tan t dx के स्थान पे आप लिख दो सेक स्क्वायर टी डी टी अपान 1 प्लस tan स्क्वायर टी। 0 to π/2 log tan स्क्वायर t प्लस 1/tan t। देखो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर होती है, सेक स्क्वायर कैंसिल डी टी हो गया। ठीक, ऊपर भी सेक स्क्वायर हो गया, ऊपर भी सेक स्क्वायर टी बन रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस में या तो चेंज कर लें, तब वैल्यू कुछ हमें अलग मिल जाएगी और उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे ना करो, इसको ऐसे कर दो साइन टी अपान कॉस टी और कॉस टी अपान साइन टी हो जाएगा ये। ठीक, तब हो जाएगा 0 से π/2 log साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपान साइन टी कॉस टी। 0 to π/2 log 1/sin t cos t dt। 0 to π/2 log 2/2 sin t cos t dt। 0 to log 2 sin 2t dt। 0 to π/2 log 2 कोसेक 2 dt। कोसेक भी लिख सकते हैं या फिर लॉग लगा के फॉर्मूला दोनों अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोसेक के लिए दिक्कत करेगा, इससे अच्छा एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं 0 to π/2 log 2 dt माइनस 0 to π/2 log sin 2t dt। 0 to π/2 log 2 कांस्टेंट, log 2 कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ टी आएगा 0 से π/2 log साइन टी। अब log का जो है साइन टी का इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? ये चीज़ आप जो है प्रूव कराया गया था डेफिनेट इंटीग्रल में, तो डायरेक्टली आप ये चीज़ जान लो कि फार्मूला भी इनका होता है ये फार्मूला याद कर लेना। अगर आपके पास ये log sin 2t है तो फार्मूला होता है -π/2
log 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -π/2 डायरेक्टली, इतना डायरेक्टली आपका फार्मूला होता है π/2 log 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 इक्वल टू 2 जुड़ेगा 2π/2 log 2 कैंसिल, तो पाई log 2 ये आपका आंसर हो गया अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अब आपको जो है बाकी क्लास तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके कराएंगे कल, शायद डेफिनेट इंटीग्रल ख़त्म करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो लंबे हैं, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए बाबू, शेयर करिए, आपके दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर पहुँचे। आज क्लास बस इतना ही, धन्यवाद।